मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में पार्ट 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन के आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे बुआई। इसके पहले हमने औजारों के बारे में पढ़ा था। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। अब बुआई से पहले हम क्या करते हैं, फसल उगाने से पहले यानी बुआई करने से पहले हम खेत की जुताई करते हैं। उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए और उसकी मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद हम बुआई का चयन किसान करता है। बीजों का चयन, अब बीज किस प्रकार के होना चाहिए, तो कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं और बीज पानी में बैठ जाते हैं। वे हल्के हैं या भारी। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने से औजारों के बारे में हम जान लेते हैं कि बीज बोने से पहले औजार किस प्रकार से होना चाहिए। परंपरागत औजार। अब परंपरागत औजार वे औजार है जिसका इस्तेमाल पहले किया जाता था। पहले पूरा कार्य हाथों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा होता था। आजकल आधुनिक तरीके से ये सारे कार्य होते हैं जिसमें मशीनों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइप से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं, जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि बेलों से किस तरह से कीप को बांधा गया है और इस कीप के अंदर से बीज डाले जा रहे हैं और फिर वो धीरे धीरे करके खेतों के अंदर पहुंच रहे हैं। फिर आता है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल होता है, जिसमें पहले से ही एक पाइप फिट होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से भी रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय श्रम और की बचत भी होती है और साथ में समय की भी बचत होती है। इससे कार्य बहुत ही जल्दी होता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीज उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। अगर पौधे घने होंगे तो ज़्यादा अच्छी फसल तैयार होगी। इसके लिए क्या करते हैं, बीजों को उचित दूरी पर रखते हैं। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। अब वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और जो कीट वगैरह होते हैं, कीड़े वगैरह लगने से खाद और उर्वरक उनको बचाते भी हैं। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है और पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। अब फसलें क्या होती है, बार बार जब उगाई जाती है तो मिट्टी की क्या है, उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। तो इस उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है, अर्थात अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। इसे पर्याप्त रूप से ही दिया जाता है। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है।
अब किसान क्या है, पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते हैं। ये क्या खाद तैयार की जाती है, जो किसके द्वारा तैयार की जाती है, किसानों के द्वारा। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, जो सड़े गले पौधे रहते हैं उनका और जंतुओं के अपशिष्ट का। तथा इसका अपघटन होने के लिए इसे खुले में छोड़ दिया जाता है एक गड्ढे में डालकर। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अब इसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव पनपने लगते हैं, जिससे इसका अपघटन शुरू हो जाता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है और फिर इसी को खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। हमने 6th में इसके बारे में पढ़ा भी था, वर्मी कंपोस्ट के बारे में और केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के बारे में हम पढ़ चुके हैं तीनों। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है जिसमें क्या करना है, मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित करना है। अब एक ही आकार वाले 3 नौभिक छाट लीजिए। 3 गिलास लेना है जिस पे नाम लिखना है ABC। एक गिलास में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा गोबर का खाद मिलाना है। B में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें यूरिया मिलाना है। और C में कुछ मिट्टी लेकर बिना कुछ मिलाए उसे ऐसे छोड़ देना है। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर इसको रखना है और प्रतिदिन इसमें पानी देते रहना है। हम 7 से 10 दिनों बाद उसकी वृद्धि को नोट करेंगे। तो खाद और उर्वरक के साथ और ये किस तरह से जो तैयार किया जा रहा है वो यहाँ पर दिया है। और फिर नीचे के जो चित्र है उसमें 3 गिलास ABC लिया है। एक में A में मिट्टी के साथ क्या मिलाई है, गोबर की खाद। B में यूरिया, मिट्टी के साथ क्या मिलाया है, यूरिया। और C में क्या मिलाया है, कुछ भी नहीं। किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर होगी, किस गिलास में पौधे की वृद्धि सबसे अधिक होगी। तो उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के उदाहरण क्या है, यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपर फास्फेट और पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में इनको सहायता मिलती है। कौन कौन सी उपज, गेहूं, धान और मक्का। इसमें किसका उपयोग किया जाता है, उर्वरक का। परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी कारण बनती है। जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं और वो पानी बहकर नदी और तालाबों में मिलता है तो ये जल प्रदूषण का कारण बनता है। ये मानव जीवन के लिए एक तरह से खतरा ही है। यह जल प्रदूषण का स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए। 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। इसे कहते हैं फसल चक्रण, कि मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति होना क्या कहलाता है, फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूँ दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता था। अब किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और समय समय पर इसके बारे में उन्हें बताया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये फलीदार पौधों में, जड़ों में ग्रंथियों के रूप में पाया जाता है और यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है।